नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राजस्थान में कैमरा पॉलिटिक्स अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है, आरोप भी ऐसा कि जो कि न केवल बेहद संगीन है, पर जल्द उस पर बीजेपी के बड़े नेता रिएक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है कि ये कैमरे जो लगाए गए हैं 2 विधानसभा के अंदर, जब 9 कैमरे पहले से थे, तो ये 2 कैमरे कांग्रेस की महिला विधायकों की वेशभूषा को देखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। देखिए, डोटासरा से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि कई महिला विधायकों ने उनके पास आकर शिकायत लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। विपक्ष की महिला विधायकों की तरफ कैमरे लगाए गए हैं, वे देखना चाहते हैं किस महिला विधायक ने कैसे कपड़े पहने हैं। अब ये बयान गोविंद सिंह डोटासरा ने दे तो दिया है, पर क्या उनके पास इस बारे में कोई सबूत है कि क्या कैमरे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिला विधायकों के कपड़े देखने के लिए लगाए गए हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये कैमरे में ऐसी काबिलियत है, ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अगर एक ऑल पिन भी जमीन पर गिरा हो तो उसको भी जूम करके देख सकता है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बार बार कांग्रेस के विधायक, भले ही वो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हों, या फिर आज जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हैं, वासुदेव देवनानी के आचरण के ऊपर ये आरोप जो हैं वो सवाल खड़े करते हैं। और वासुदेव देवनानी को जितना मैं जानता हूं, हो सकता है जल्द ही उनकी तरफ से इस बड़े संगीन आरोपों के ऊपर रिएक्शन आए। मैं सुनवाना चाहूंगा आपको कि क्या टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के विधानसभा की अगुवाई करते हुए नजर आते थे, उन्होंने क्या कुछ राजस्थान तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था इस कैमरे के सवाल पर। सुनिए। किसानों का मुद्दा उठाया था। पूरे प्रदेश के किसानों ने देखा है कि हम सब लोग ट्रैक्टर से विधानसभा गए और जहां जहां जिस इलाके की जो फसल खराब हुई थी, चाहे बाजरे की हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे तिल्ली की हो या सब्जियां हो, वो सब लेके हम गए और हमने जम के उसके अंदर प्रोटेस्ट किया। सरकार के सामने, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी मैंने अपने विचार रखे, हमारे 2-3 वरिष्ठ साथियों ने विचार रखे। तकरीबन 20 से 25 विधायकों ने स्थगन लगाए, जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। उनमें से मात्र 3 लोगों को बोलने का मौका मिला और हमने बात रखी और सरकार से अनुरोध किया कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। आपको जो किसान मर रहे हैं उन पे आपको जवाब देना चाहिए। किसानों की फसलें खराब हो गई है। किरोड़ी मीणा जी ने जब जवाब दिया, किरोड़ी मीणा जी ने पहली बार ये बताया कि प्रदेश में 193 मौतें हो चुकी हैं, 193, और जिनको सरकार ने मुआवजा दिया है 1 करोड़ 4 लाख। आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों जो है पशु मर चुके हैं, मुआवजा दिया है कुछ हजार। उन्होंने बताया कि काफी मकान गिर चुके हैं और मेरे पास जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये था कि लगभग 29,000 शिकायतें सरकार के पास आई है इस दौरान। कुल मिलाकर हम देखें तो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, कई किसानों की तो आने वाली फसल भी नहीं हो पाएगी। आम पब्लिक के, गरीबों के मकान भी गिरे हैं। जयपुर जैसे शहर के अंदर हम बात करें तो सड़कें भी टूटी हैं, लोग जाम से परेशान हैं। ये सारे इश्यूज थे, इन सबको लेकर हमने बात रखी। किसानों का हमने खाद का मुद्दा भी हमने विधानसभा के अंदर उठाया। मैंने किरोड़ी जी को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने, तो सवाल था किरोड़ीलाल मीणा से कैमरों को लेकर, और सवाल ये था कि क्या ये कैमरों का मुद्दा इतना बड़ा है कि जिस तरह से राजस्थान में किसान 1.5 महीने परेशान रहे भारी बारिश की वजह से, पर अंतिम दिन विधानसभा के सत्र के
कैमरे का मुद्दा छाया रहा और जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक हो गई, एक तरह से अपनी बात को रखने के लिए टोपियां पहनकर आई जिस पर कैमरे बने हुए थे। अगर इतनी ही शिकायत है कांग्रेस की तो क्या वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएगी? मैंने गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा कि आप तो विधानसभा के पूरे सत्र से नदारद रहे, तो क्या आपकी नाराजगी अभी भी कायम है? आपको याद होगा उनकी नाराजगी थी जिस तरह से वासुदेव देवनानी ने उनको लेकर कह दिया था कि ये तो विधायक बनने लायक ही नहीं है। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। हालांकि टीकाराम जूली का यह कहना था कि वो कोर्ट जा सकते हैं इस मसले को लेकर, पर मुझे लगा ऐसा कि गोविंद सिंह डोटासरा इस बारे में अभी तक पूरी तरह से अपना जो विचार है वो बना नहीं पाए हैं कि कोर्ट जाएं या ना जाएं, पर वो बेहद आहत लग रहे थे और उनका कहना था कि जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं वहां पे जो लोगों का उनको लेकर वर्डिक्ट दिया गया उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए। जिस तरह से टीकाराम जूली के ऊपर, जिस तरह से अशोक चांदना के ऊपर सवाल खड़े किए गए, तो मुद्दे कहीं हैं और कांग्रेस की नाराजगी विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से फिलहाल बनी हुई है और शायद आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार के तेवर और जिस तरह की भाषा की तल्खी गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाई वो बताता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कई और मुद्दे जो हैं उनको इस मुद्दे से ढककर इस मुद्दे को सबसे ज्यादा आगे रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस मुद्दे पर अपनी बात वो आक्रामक तेवर दिखाकर पहुंचा सकती है लोगों के ऊपर और लोगों के पास। और जिस तरह से उसने कहा है कि महिला विधायकों के वेशभूषा, कपड़े देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, आरोप संगीन है और मुझे लगता है वासुदेव देवनानी इसको लेकर जल्द अपना जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 70 मीटर एक्स्ट्रा वायर दी गई है ताकि केवल रेस्ट रूम जो है वासुदेव देवनानी का उसमें इसका एक्सेस रहे और केवल या तो वासुदेव देवनानी या फिर उनके जो पीए या पीएसओ हैं उन तक इसका एक्सेस था। और ये जो पूरी उन्होंने जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से उन्होंने कहा और जितने आक्रामक वो साउंड कर रहे थे, साफ तौर पर कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे से फिलहाल हटने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि विधानसभा का सत्र जो है वो खत्म हो चुका है, वो इस समय चालू नहीं है, पर कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये आने वाले दिनों में भी उसके द्वारा बार बार उठाया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जो है वो जिन मुद्दों पर गिरी, जिन मुद्दों पर वो अपनी सरकार से गए 2023 के चुनाव में, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी कलह के अलावा पेपर लीक का एक मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा रहा है। जिस तरह से रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा जो कि चुने हुए या फिर अपॉइंटेड मेंबर्स थे आरपीएससी के, उनकी ऊपर बड़े आरोप लगे, उनके ऊपर संलिप्तता के बड़े आरोप लगे और ये लोग जो हैं वो या तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में अपॉइंट किए गए थे या फिर करीबी बताए जाते थे या फिर कहा जाता था कि डीपी जारोली, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा ये वो लोग हैं जिनको एक तरह से राजनीतिक संरक्षण तक का आरोप लग रहा था। और ऐसे में जब अशोक गहलोत का हाल फिलहाल में एक बयान आया कि और प्रदेशों में भी संगठित गिरोह हैं या फिर एक तरह से माफिया काम करता है पेपर लीक का, पर ये लोग तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे, ये लोग तो अपॉइंट किए गए थे सरकार के नुमाइंदों के द्वारा या फिर खुद मुख्यमंत्री तब के रहे अशोक गहलोत के करीबी बताए जाते थे डीपी जारोली। और जिस तरह की बातें कही जा रही थी, जब मैंने टीकाराम जूली से उस बारे में पूछा तो सुनिएगा उनका क्या कहना था पेपर लीक के मुद्दे पर, इस विषय पर। में मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया अपना, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट के। आरोप ये लगता है कि ये लोग या तो बड़े स्तर पर पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे, सीधा क्या मुख्यमंत्री के कार्यालय से इनकी अपॉइंटमेंट हुई। और आरोप ये है कि अगर मुख्यमंत्री जो रहे तब के अशोक गहलोत उन्होंने कहा कि और राज्यों में भी पेपर लीक के गिरोह हैं, भले ही गिरोह अगर है या नहीं है, पर राजस्थान में तो जो ये अपॉइंटमेंट्स थी
बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, जिनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट का पेपर लीक में आरोप है, ये तो अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी ना सर, कम से कम उतना टाइम की अपॉइंटमेंट है, कुछ हमारे टाइम की है। देखिए मेरी बात, कम से कम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनर्स लेना चाहिए। राजस्थान में जितने पेपर लीक हमारे समय में हुए उससे ज्यादा वसुंधरा जी के समय में हुए। मैं आपको तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हमारी सरकार को आपसे आरोप करके आरोप लगा मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हकीकत में है क्या। हमारे समय से ज्यादा जो है पेपर लीक वसुंधरा जी के समय में हुए। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए उसमें हमारी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वसुंधरा जी के समय में जो पेपर लीक हुए वो बच्चे कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट से डायरेक्शन आई कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये अंतर बता रहा हूं। दूसरा, पेपर लीक जब सब जगह चल रहा था तो भारत सरकार ने कानून बनाया, और भारत सरकार ने कानून बनाया इसका मतलब पूरे भारत में ये गैंग चल रही थी। लेकिन भारत सरकार तो ये देखिए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून राजस्थान की सरकार के द्वारा पेपर लीक को लेकर बनाया गया था वो एक सख्त कानून था, पर जितने पेपर लीक के आरोप अशोक गहलोत की सरकार के लगे, के कार्यकाल के दौरान लगे, मुझे नहीं लगता पिछले करीब 25 साल में किसी और सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में उतने पेपर लीक के आरोप शायद लगे होंगे। पर सवाल संगीनता के अलावा ये भी है कि क्या एक पॉलिटिकल विल की कमी थी? क्या उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे उनका गहनता से जांच तक नहीं की गई? क्या इस बारे में कि पेपर लीक आने वाले समय में और ना हो, इसको लेकर जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन, एक चीज होती है कानून बनाना, दूसरा होता है कि आप उसको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, आपकी मंशा क्या है? क्या जो मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो बड़े सवाल थे। और इसीलिए मेरा मानना है कि पिछले कुछ समय में जब से भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है तो पेपर लीक के मसले पे भले ही वो एसआई भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस हो उसमें जो संगीन आरोप लगे, 40 से ज्यादा प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी हो गई, और जिस तरह से एजेंसी ने बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में काम किया उसको लेकर एक बड़ा डिफरेंस जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, जो अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ और जो भजनलाल शर्मा की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। और जब मैंने टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं जो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं, इस मुद्दे पर जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात मानी कि पेपर लीक के मुद्दे पर भजनलाल शर्मा की सरकार ने अच्छा काम किया है। हालांकि वो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार या फिर अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ उसके बनिस्बत बेहतर काम भजनलाल शर्मा ने किया है। पर साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि कांग्रेस भी मानती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर जो काम अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में कार्यवाही का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सुनिए क्या कहा टीकाराम जूली ने। मैं जैसे इन्होंने इस पे भर्ती प्रक्रिया पे जरूर मैं कहना चाहूंगा कुछ कार्रवाई इन्होंने की है, लेकिन उसमें भी एंड तक नहीं पहुंचे, एंड पे नहीं पहुंचे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में ये रुखसाफ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो इस पे भी एक जो तेजी इन्होंने दिखाई थी उस पे भी उस तेजी से काम नहीं चल रहा। चलिए, भर्ती प्रक्रिया का मान रहे कम से कम कांग्रेस से बेहतर कर रही है, भाजपा की करने की कोशिश की। अभी मैं वही बात है, आप थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं अभी जो इन्होंने कहा था जिस एंड पे जाने का वहां पहुंची नहीं है। इन्होंने दिखावा ही किया है। अभी हकीकत जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने कितनी कार्रवाई की, हमारे समय में कितनी कार्रवाई। वसुंधरा राजे हाशिए पे लग रही थी, लोग पूछ रहे थे कि उनका वनवास खत्म होगा क्या जल्द? देखिए, वसुंधरा जी के साथ जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है ज्यादा तरीके से, वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने अंतिम जो बात रखी अपनी वो रखी, पर पेपर लीक के मुद्दे पर साफ तौर पर टीकाराम जूली भले ही दबी जबान से ये एडमिट कर रहे हो कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने काम किया है जैसे, या फिर जो वो कह रहे हैं कि काम का दिखावा किया है, कम से कम बीजेपी की सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर काम करते हुए नजर तो आ रही थी, पर जो काम अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में होना चाहिए था कि आरोपियों की गहनता से जांच हो, वो साफ तौर पर नहीं हुआ। क्या एजेंसी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था? क्या साफ तौर पर एक गो स्लो की, यानी कि एक
तीव्रता से जांच ना की जाए, ऐसी कोई हिदायत या ऑर्डर दिया गया था। साफ तौर पर जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जांच को लेकर, वो पॉलिटिकल विल की कमी साफ तौर पर नजर आई और शायद उसी वजह से जिस तीव्रता से, जिस गहनता से पेपर लीक के मुद्दों पर जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। खैर, जब टीकाराम जूली से वसुंधरा राजे के हाशिए पर होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जब विधानसभा में वसुंधरा राजे पहुंची थी तो कुछ विधायक बीजेपी के जब उनसे मिलने गए तो उन विधायकों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि आप हाउस में आकर बैठें, आप अपनी सीट पर आकर बैठें, वहां पर ना बैठें जहां पर आप बैठे हुए हैं। तो एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के बीच में तल्खी है, पूर्व मुख्यमंत्री को दरकिनार किया गया हुआ है, हाशिए पर रखा हुआ है। पर जब उनसे ये पूछा गया कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी तल्खी रही है और जिस वजह से कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सरकार खोई, तो उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास की बात है, जो हो चुका वो हो चुका। कांग्रेस ने इतिहास से कुछ लेसन्स लिए हैं, पर क्या कांग्रेस ने सही में इतिहास से कुछ सीखा है? क्या उसको वो आने वाले समय में अगर सीखा है तो इंप्लीमेंट करने वाली है? क्योंकि मेरा यह मानना है कि न केवल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह अंदरूनी कलह या फिर आंतरिक लड़ाई जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुट की रही, वो एक बड़ी वजह थी। पर उसके बाद भी जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिस तरह से अशोक गहलोत ने शायद ठान ली थी कि जालोर सिरोही की सीट पर वैभव गहलोत के लिए कैंपेनिंग करने के लिए सचिन पायलट को नहीं बुलाया जाएगा, और नहीं बुलाया गया। और देख लीजिए कि क्या नतीजा रहा। जहां कांग्रेस 2019 में 25 में से 0 सीटें लाई थी, 0 सीटें लाई थी, वहीं 2024 में 25 में से 11 सीटें तो आ गई, पर उनमें से ज्यादातर वो सीटें थी जहां पर सचिन पायलट ने अपना दमखम दिखाया था, अपना पुरजोर तरीके से कैंपेनिंग करके, भले ही वो भरतपुर की सीट हो जहां से संजना जाटव खड़ी हुई थी, भले ही वो झुंझुनू की सीट हो जहां से विजेंद्र ओला खड़े हुए थे, या फिर जिस तरह से उन्होंने अमरा राम को भी बैक किया सीकर की सीट पर, इन तमाम सीटों पर कांग्रेस या फिर जो घटक दल थे या फिर जो कोएलिशन था कांग्रेस वाला, उनकी जीत हुई। पर जालोर सिरोही की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अपना दमखम लगाने के बावजूद वैभव गहलोत वो सीट नहीं निकाल पाए। तो क्या सही में अब सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक हो चुका है? भले ही टीकाराम जूली ये कह रहे हो कि अब कांग्रेस में वो लड़ाई नहीं है, पर समय बता सकता है कि 2028 में अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पहले देखी गई तल्खी एक बार फिर से उफान लेगी या नहीं? राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद।